नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का गुवाहाटी से पार्थिव शरीर रवाना। अब से कुछ देर में दिल्ली पहुंचेगा विशेष विमान। शिलोंग और गुवाहाटी में नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। भारत रत्न डॉक्टर कलाम के निधन से सदमे में देश। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। कैबिनेट की विशेष बैठक में तय होगा अंतिम संस्कार का कार्यक्रम। संसद के दोनों सदनों में आज दी जाएगी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि। दिल्ली में उनके सरकारी आवास में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। लोगों की उमड़ी भीड़। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर कलाम के निधन को बताया अपूर्णीय क्षति। प्रणब मुखर्जी ने बताया आम लोगों का राष्ट्रपति। कर्नाटक दौरा रद्द कर लौटे दिल्ली। विज्ञान जगत भी सदमे में। इसरो प्रमुख ने कहा आखिरी वक्त तक अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर रहे सक्रिय। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अब हमारे बीच नहीं रहे। शिक्षा जगत से जुड़े रहे डॉक्टर कलाम ने आखिरी वक्त भी छात्रों और शिक्षकों के साथ गुजारा। शिलोंग में आईआईएम के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए डॉक्टर कलाम के बारे में शायद ही लोगों ने सोचा होगा कि ये उनका आखिरी कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के निधन की खबर जैसे ही सार्वजनिक हुई, देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। इससे अंदाजा लगता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी थी। कलाम एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें सभी वर्ग और राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कल शिलोंग में निधन हो गया। अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें शिलोंग के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 83 साल के कलाम शिलोंग आईआईएम के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वहां गए हुए थे। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में आम से लेकर खास लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम के सम्मान में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह 10 बजे विशेष बैठक होगी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी जाएगी और एक प्रस्ताव पारित कर देश के विकास में उनके कामों को याद किया जाएगा। इससे पहले तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ शिलोंग से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पहले शिलोंग से उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया और फिर सैन्य सम्मान के साथ दिल्ली के लिए रवाना किया गया। डॉक्टर कलाम आखिरी वक्त में भी अपने प्रिय काम पढ़ने और पढ़ाने में शामिल रहे। उन्हें आईआईएम शिलोंग में व्याख्यान के दौरान कल शाम दिल का दौरा पड़ा था। तब वो अपने प्रिय विषय लिवेबल प्लैनेट पर बोल रहे थे। कल शाम 7 बजे उन्हें शिलोंग की बेथानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में जब डॉक्टर कलाम को लाया गया तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। सोमवार शाम 7:45 पर उनके निधन की घोषणा कर दी गई। यह खबर बाहर आते ही शोकाकुल लोग अस्पताल के सामने जमा हो गए। उन्होंने डॉक्टर कलाम जिंदाबाद और डॉक्टर कलाम अमर रहे के नारे लगाए। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। वो 2002 से 2007 के बीच देश के राष्ट्रपति रहे। उन्हें लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता है। देश के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ एसएम खान साहब मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति रहते वक्त उनके प्रेस सेक्रेटरी थे। आपका स्वागत है एसएम खान साहब। और साथ ही हमारे साथ गौहर रज़ा साहब हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे। खान साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, 5 साल का वक्त आपने गुजारा है, उनके साथ काम किया, तमाम चीज़ें हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में सुनी है। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपके लिए क्या अनुभव रहा, कैसा वक्त बीता, या फिर आपके लिए क्या ऐसी चीज़ थी जो प्रेरणा बनी है डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में? देखिए, उनके 5 साल के कार्यकाल में जो हम लोगों ने सीखा, न केवल मैंने बल्कि उन अधिकारियों ने जिन्होंने उनके साथ काम किया, वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी, एक बहुत बड़ी सीख थी। और उनका सबसे बड़ा ये था कि ही वाज एन एक्टिव प्रेसिडेंट एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल अस समथिंग एवरी डे। और एक सबसे जो चीज़ जो दिल को छूती है वो ये थी कि कभी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो आप एक राष्ट्रपति के साथ काम कर रहे हैं। इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखते थे, इतना कंफर्ट जोन में रखते थे ऑफिसर्स को, और उसके बाद वो सारे ही लोग उनके लिए हर तरह से उन आउटपुट इतना ज़्यादा बढ़ता था कि वो जो चाहते थे वो करते थे, और उसके जो मिशन था उसको अचीव करने में काफ़ी अधिकारियों का कंट्रीब्यूशन रहा। उसकी वजह यह है कि वो पर्सनली एवरीबडी यूज्ड टू लाइक हिम एज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी, खान साहब आप बने रहे हमारे साथ। गौहर रज़ा साहब, आपका रुख करूं मैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में क्या योगदान है वो पूरा देश जानता है, बल्कि दुनिया जानती है। जब इसरो और डीआरडीओ से डॉक्टर अब्दुल कलाम जुड़े, हम कह सकते हैं उस समय बहुत अच्छा दौर नहीं था, हमें खासकर टेक्नोलॉजी देने को कोई देश तैयार नहीं था। ऐसे दौर में जब डॉक्टर अब्दुल कलाम इन संस्थानों के साथ जुड़े, आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण योगदान उनका कहा जाएगा? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का जाना जो है वो एक देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और ख़ास तौर से साइंटिफिक कम्युनिटी और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए ये बड़े नुकसान की तरह से बहुत ज़माने तक देखा जाएगा। ख़ास बात ये है कि जब देश बन रहा था, जब देश का निर्माण किया जा रहा था, एक आधुनिक देश बनाने की कोशिश की जा रही थी, तब इसरो हो या डीआरडीओ हो या न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉलेशन हो हमारा, या सीएसआईआर हो, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को सख्त ज़रूरत थी बेहतरीन दिमागों की। और ये बेहतरीन दिमाग कहीं ऊपर से नहीं आना था, वही ज़मीन से, मिट्टी से निकलना था। हमारे देश को ऑलमोस्ट घेर लिया गया था उस ज़माने में कि इसको टेक्नोलॉजी ना दी जाए। ऐसे वक्त के ऊपर ख़ास तौर से अंतरिक्ष की रिसर्च, जिसके ऊपर उस वक्त लिटरेचर भी मौजूद नहीं था, उसमें आकर के इसरो का बनाया जाना, और उस वक्त कलाम साहब जैसे यंग माइंड्स जो नौजवान थे, उनको ये इंस्पायर करना कि वो देश के निर्माण के लिए कितने ज़रूरी हैं, इस चीज़ ने कलाम साहब की पर्सनालिटी को, उनकी शख्सियत को ढाला था। दिन रात लगे रहना, एक मिशन की तरह से काम करना, वो जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, जो लक्ष्य अपने सामने रखे हैं, जो खुद ही रखे गए लक्ष्य थे, उनको पाने के लिए जो कुछ करना है वो करना। मतलब साइकिल का इस्तेमाल करके या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके, इकतांगे का इस्तेमाल करके हमें आसमानों को छूना था। ये दौर है जब कलाम साहब इसरो के अंदर दाखिल होते हैं। और इस दौर में एक ऐसा बच्चा जो कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं निकला हो, जो बहुत अमीर घराने से आया हुआ बच्चा नहीं है, अपने डिटर्मिनेशन से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मोहब्बत, पीस और लक्ष्य को पाने की चाह, ये उनकी पर्सनालिटी को ढाल रही है। ये नेहरू के ज़माने का एक हमारा ख्वाब था कि देश के अंदर ही हमें सब कुछ बनाना है, हमें बाहर से कुछ मिले या ना मिले। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भाभा ने एक जगह लिखा है कि हमें उस वक़्त
गुब्बारे बनाने की टेक्नोलॉजी देने से अमेरिका ने मना कर दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर हम गुब्बारे बनाने की टेक्नोलॉजी इनको देंगे तो शायद उसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए किया जा सकता है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए किया जा सकता है। ये वो दौर है जब हम आइसोलेटेड हैं, और तब कलाम साहब जैसे लोग एंटर होते हैं और वो कहते हैं हम बनाएंगे। और फिर हमने दुनिया को ये दिखाया कि इस देश के अंदर एक गरीब घराने से आया हुआ बच्चा मिसाइल टेक्नोलॉजी को मास्टरी कर सकता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी को मास्टरी कर सकता है। ये लगन सिर्फ ऐसा नहीं है कि अंदर से जो पर्सनालिटी होती है वो निकाल के ला सके, एक माहौल होता है जो उसको इसीलिए मोल्ड करता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा भी करते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। ये जुनून साफ तौर पर हर पड़ाव में हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी देखने को मिला। आप बने रहिए गौहर रज़ा साहब हमारे साथ। इस बीच बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को लोगों का राष्ट्रपति बताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर कलाम अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा लोगों के राष्ट्रपति बने रहेंगे। कल 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर गए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली पहुंच गए हैं। As President of India, Dr. Kalam was immensely popular and greatly admired. His warmth, humility, and simple ways endeared him to be one and all. He had a special love for children and sought to constantly inspire the youth of our country through motivational speeches and personal interaction. Dr. Kalam will be long remembered for his passion for science and innovation and his contributions as an eminent scientist, administrator, educationist, and writer. Dr. Kalam's achievement as leader of India's defense research establishment vastly enhanced the safety and security of our nation. For his tireless service to the nation, he was honored with numerous prestigious awards. In his passing away, we have lost a great son of India who dedicated his entire life for the welfare of the motherland and its people. Dr. Kalam was a people's president during his lifetime and will remain so even after his death. I pay my respectful homage to my late departed friend Dr. APJ Kalam. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमेशा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उपराष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा कि वैज्ञानिक, शिक्षक और नेता के रूप में उनका योगदान अतुलनीय है। उपराष्ट्रपति के मुताबिक डॉक्टर कलाम ने अपनी कोशिशों से अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम में देश को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। देखिए, कलाम साहब की ज़िंदगी के 3 पहलू थे। पहले जबकि वो DRDO के हेड थे, जबकि उन्होंने डिफेंस साइंस के मामले में और ख़ास तौर पे मिसाइल प्रोग्राम के मामले में बहुत कुछ देश को दिया। दूसरा वो ये कि वो जब राष्ट्रपति थे देश के, तो उन्होंने वो एक, लोग कहते थे पब्लिक राष्ट्रपति, हाँ, इसलिए कि उन्होंने वो जो दीवारें होती हैं ऐसे पदों पे, वो दीवारें जो थी वो उन्होंने बड़ी हद तक हटा दी थी और वो लोगों से मिलते जुलते थे। राष्ट्रपति भवन उन्होंने बच्चों के लिए खोल दिया था, तो इससे उनकी मकबूलियत बहुत बढ़ गई थी। देखिए, जो मिसाइल प्रोग्राम में उन्होंने किया वो सब जानते हैं, उसकी वजह से अपने रक्षा के उस मामले में हमारी बहुत एडवांसमेंट हुआ। बाकी बतौर एक टीचर के उन्होंने एक नई पौध को
जो बात बताने की कोशिश की और बड़ी हद तक कामयाबी के साथ कि वो आज की दुनिया के आगे देखें, आगे बढ़ने के तरीके सोचें, उन उसका बहुत बड़ा असर नौजवान लोगों पे पड़ा। पहली चीज़ जो है 2020 के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट, बगैर ऑलराउंड डेवलपमेंट के और जनता के हर तबके का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ। अगर वहाँ पहुँचना है जहाँ कि वो देश को ले जाना चाहते थे तो ज़रूरी है कि देश का हर नागरिक उसमें हिस्सेदार बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में देश ने एक मार्गदर्शक खो दिया है। प्रधानमंत्री ने शोक संदेश में कहा कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरे देश, खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे और आखिरी दिनों में भी वो लोगों से जुड़े रहे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विशेष करके युवाओं के प्रिय श्रीमान अब्दुल कलाम जी के निधन के समाचार पूरे देश के लिए और विश्व की वैज्ञानिक आलम के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य, उनका जीवन, उनकी हर बात देश के लिए आज भी दिशादर्शक है। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। सशक्त बनाने में वैज्ञानिक शक्ति को जोड़ने का उनका जीवन भर का प्रयास भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। वे राष्ट्रपति थे तब भी और बाद में भी यही कहते थे कि मैं तो एक टीचर हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, पढ़ाना ये मेरी पैशन है। और आज जीवन का अंतकाल भी विद्यार्थियों के बीच अपने प्रिय काम को करते करते ही उन्होंने वो अंतिम क्षण भी बिताई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसी को लेकर एक कैबिनेट बैठक होने वाली है। हमारे संवाददाता विशाल दहिया इस बैठक पर नजर बनाए हुए, उनका हम रुख करते हैं। विशाल, क्या जानकारी है कैबिनेट बैठक को लेकर? जी 10 बजे प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और खास मकसद इस कैबिनेट का रहेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके अंतिम संस्कार के लिए जो तैयारियां की गई हैं उनको कैसे किस तरह से उनको मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा वो सब तय किया जाएगा। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है कि 7 दिन की नेशनल मॉर्निंग ऑलरेडी घोषित की जा चुकी है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर कलाम भूतपूर्व राष्ट्रपति थे तो कैबिनेट की जो बैठक है उसे एक तरीके से कहा जाए तो ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली वो ये कि इस कैबिनेट बैठक में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के अलावा बाकी जो मंत्रीगण रहेंगे वो अपने विचार सामने रखेंगे और सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, क्या कोई कार्यक्रम किसी तरह का आयोजित किया जाएगा, वो सब उन सब बातों पर 10 बजे आज जो स्पेशल कैबिनेट से कहा जाए वो बुलाई गई है, उसमें ये फैसले लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 10 बजे का वक्त तय है कैबिनेट मीटिंग को लेकर और आइए अब एक नजर डालते हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन सफर पर। स्थान रामेश्वरम, तारीख 15 अक्टूबर 1931। एक गरीब परिवार में जन्मा अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अब्दुल कलाम कभी अखबार बांटता तो कभी कोई दूसरा काम करता। वो पढ़ना चाहता था, दिलचस्पी विज्ञान में थी। किसी तरह तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में स्नातक परीक्षा पास की। हालात साथ नहीं दे रहे थे, मगर मन ऊंचे आसमान में छलांगे लगा रहा था।
चेन्नई गए और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ा। इसके बाद DRDO ज्वाइन किया और वैज्ञानिक पारी शुरू की। जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में काफी कुछ सीखा। सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया। 1969 में अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम ने भारतीय उपग्रह अनुसंधान केंद्र यानी इसरो में काम शुरू कर दिया। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 बनाने का काम मिला और कलाम ने ये कमाल कर दिखाया। अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और संयोग देखिए, 80 के दशक में R वेंकटरमन रक्षा मंत्री थे और अब्दुल कलाम उनके वैज्ञानिक सलाहकार। दोनों ही आगे जाकर देश के राष्ट्रपति बने। वेंकटरमन के जमाने में उन्हें एकदम नई मिसाइल तकनीक पर काम करने को कहा गया। फिर तो भारत की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखलाओं ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया। वो भारत के मिसाइल मैन बन चुके थे। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उनकी पारी बेमिसाल है। पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण उनकी अगुवाई में हुआ। एक बार फिर दुनिया ने भारत की परमाणु क्षमता का लोहा माना। उन्नीस का साल अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम की सेवाओं के मूल्यांकन का साल था। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, भारत रत्न। और शायद यही वजह है कि जब 2002 में उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित हुआ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया। 25 जुलाई 2002 को वो देश के नए राष्ट्रपति बन चुके थे। एक बेहद सक्रिय राष्ट्रपति के तौर पर उनको याद किया जाता है। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने इको फ्रेंडली बनाया और अपने आप को बच्चों के लिए बनाया। और इस समय हम अपने संवाददाता रवीन शुरान का रुख करेंगे, जो कि दिल्ली के राजाजी मार्ग पर स्थित हैं, जो कि सरकारी आवास है APJ अब्दुल कलाम का। रवीन, हम जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए आना चाहेंगे। इस समय इसे लेकर कैसी सुरक्षा व्यवस्था, कैसी व्यवस्था की गई है वहाँ? देखिए, हम लोग इस वक्त राजाजी मार्ग पर खड़े हैं, 10 नंबर राजाजी मार्ग। ये वो घर है जहाँ पे अपने अंतिम समय में आधिकारिक निवास पर हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब रहते थे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरा आर्मी के लोग यहाँ पे आ गए हैं और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। उनकी बॉडी जो है, उनका पार्थिव शरीर आएगा यहाँ पर करीब 11:30 बजे के आसपास का समय निर्धारित किया गया है। चारों तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं ताकि जो भी उनको अंतिम दर्शन करना चाहे पार्थिव शरीर के, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और यहाँ पे उनका शरीर जब 11:30 बजे के आएगा, उसके बाद बड़े बड़े डिग्निटरीज यहाँ पे आएंगे और अपनी अंतिम दर्शन करेंगे पार्थिव शरीर का। उसके बाद जनता भी यहाँ पे आ सकती है। और उसके बाद रामेश्वरम, जो कि उनका जन्म स्थान था, रामेश्वरम में लेके जाया जाएगा। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति के बड़े भाई साहब, जिनकी उम्र 99 वर्ष की है, वो वहाँ पर रहते हैं। उनका जो मूल निवास है, उनका जो पैतृक घर है, वहाँ पे उनके शरीर को लेके जाया जाएगा। अगर हम लोग उनके कार्यकाल पर नज़र डालें तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जनता के राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं। बिल्कुल। और हमने अक्सर देखा कि किस तरीके से वो बच्चों के साथ, और बल्कि कहें कि आखिरी समय जो था उसमें भी वो बच्चों को शिक्षा देते देते ही जो है उनका स्वर्गवास हुआ। और लगातार छोटे समय से लेके अपने अंतिम समय तक लगातार संघर्ष और मेहनत के रास्ते पे चलते रहे। और उन्होंने हिंदुस्तान को मिसाइल दिया। इसके पहले इसरो में उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम हिंदुस्तान के लिए किया। साइंटिस्ट
के जी, तौर रवींद्र। पर विक्रम साराभाई और सतीश धवन जैसे बड़े साइंटिस्ट के साथ उनको काम करने का मौका मिला। जाहिर तौर उसके पर बाद उनके राष्ट्रपति योगदान को भवन को भुलाया जिस नहीं जा तरीके से सकता। आम जनमानस जीवन के हर पहलू में, हर पड़ाव में उन्होंने जो योगदान दिया उसे हमेशा देश याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवींद्र, आप हमारे साथ जुड़े, ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम आखिरी वक्त तक इसरो की हर गतिविधि की जानकारी लेते रहे। आइए देखते हैं इसरो प्रमुख ने क्या कहा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। I remember when he was here in the Raj Bhavan just last month, I had gone and met him there. We discussed some of the things about the Indian Institute of Space Technology, where he was the chancellor, and we were trying to fix up the next convocation date. And also, while I described to him the recent performance of the cryo engine, he was extremely happy, and then he congratulated all the ISRO teams for the excellent work that was happening in development of this cryo engine technology. तो हर जगत से, राजनीतिक जगत की बात हो, विज्ञान जगत की बात हो, आम जनता हो, हर तरफ से हमें शोक संदेश मिल रहे हैं, लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। आइए आपको दिखाते हैं कि इस साल की शुरुआत में राज्यसभा टीवी संवाददाताओं को दिए एक साक्षात्कार में पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम से हुई बातचीत के कुछ अंश। So when we talk about the growth story of India, I mean, for the last one decade, there were too many factors like policy paralysis. People were scared. Then there were parliamentary disruptions which were happening, due to which policy making was really suffering. Do you think that these were the major factors, probably, which perhaps pushed India back? I visualize my parliament, both Rajya Sabha and Lok Sabha, what they should do, what is called developmental politics. Okay. All politicians, 500 plus members are there in both houses. You see, what is politics? Politics equal to development politics plus political politics. Development politics means a nation's development. In so many years, one party will say, in so many years I will develop India, economically develop, but I will remove the poverty. Another party will say, no, I will, 60-70% of the time I can do that. Right. That's called development politics. Political politics, how to become the member of a parliament, right. Rajya Sabha or Lok Sabha. Now that is naturally one has to do, that's very important. But time taken for a political politics should be 30%. 70% for development politics. Unfortunately, in our this is not happening. In our country and other countries, it is happening in different way. That is development politics done by nearly 30% of the time. Their members, 30. My view is time has come that our parliament members should work for, our parliament should work for that more time on development politics. I visualize 5 sessions of parliament, both houses, there is Lok Sabha and Rajya Sabha, 5 to 10 meeting exclusively how to develop these by 2020 India becoming economically developed nation. There is no other big mission India has got today, okay, apart from a security mission. Right. और संसद में भी आज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इसकी जानकारी दी है। Today the cabinet will meet at 10 o'clock to offer condolence. The BJP parliamentary party also will be meeting at 9:30 to offer condolences. Afterwards, both the House of Parliament will meet. They will also pay tribute to this great soul, and then later they will adjourn. तो एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति को राज्यसभा टीवी की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम अपने दोनों मेहमान एसएम खान साहब और गौहर रजा साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे, वो हमारे साथ बातचीत में शामिल हुए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का गुवाहाटी से पार्थिव शरीर रवाना। अब से कुछ देर में दिल्ली पहुंचेगा विशेष विमान। शिलोंग और गुवाहाटी में नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। भारत रत्न डॉक्टर कलाम के निधन से सदमे में देश। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। कैबिनेट की विशेष बैठक में तय होगा अंतिम संस्कार का कार्यक्रम। संसद के दोनों सदनों में आज दी जाएगी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि। दिल्ली में उनके सरकारी आवास में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। लोगों की उमड़ी भीड़। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने
एपीजे अब्दुल कलाम के निधन को बताया पुण्य क्षति। प्रणब मुखर्जी ने बताया आम लोगों का राष्ट्रपति। कर्नाटक दौरा रद्द करके लौटे दिल्ली। विज्ञान जगत भी सदमे में। इसरो प्रमुख ने कहा आखिरी वक्त तक अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर रहे सक्रिय।